Hello students, in this video we will cover chapter 4, that is fundamentals of research. So first topic is investment. तो investment क्या होता है? So investment is a way of acquiring assets which can increase in value in the future time and that can generate wealth for you. So investment क्या है? When investment is the process of acquiring assets that increase in value over time and generates wealth. और investment लोग क्यों करते हैं? To safeguard their future. To safeguard themselves from uncertainty. इसलिए तो हम करते हैं। एक तो हमारे पास रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है, जो हम काम कर बिजनेस करते हुए हमें सैलरी इनकम होती है और रेगुलर होती है। और कुछ हम ऐसे ही करते हैं कि मान के चलिए कोई अनसर्टेनिटी आ जाए या कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए जिसमें आपको सडन फ्लश ऑफ कैपिटल चाहिए, तो वो कैसे आएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अनसर्टेनिटी के लिए क्या करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव यानी जहाँ पे चर्निंग ज़्यादा होगी, या पैसिव जो स्लो एंड स्टडी रहेगा। तो इट इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ एवरी सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सो दैट इन्वेस्टर कैन सेल सिक्योरिटीज दैट आर प्राइस अबव देयर फेयर वैल्यू। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग ये कह लीजिए जब आप अपना फंड खुद ही मैनेज करें। तो आप क्या करोगे? यू विल लुक इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट यू हैव डन। लाइक रियल एस्टेट करा है तो आप रियल एस्टेट साइकिल को ध्यान में रखोगे, अगर आपने स्टॉक मार्केट में करा है तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान रखोगे, आपने गोल्ड में करा है तो गोल्ड के भी फंडामेंटल्स उस पर ध्यान रखोगे। और पैसिव इन्वेस्टमेंट एक तरफ वहाँ हो गया जहाँ पे आप उसको बार बार चर्निंग नहीं करोगे, ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे और ज़्यादा उसमें फेरबदल नहीं करोगे। फॉर दैट मैटर जैसे हो गया म्यूचुअल फंड, एस आई पी म्यूचुअल फंड एक तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग हो गया। तो आजकल पैसिव इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट बहुत इवॉल्व हो रहा है। एक तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम होती है पैसिव इन्वेस्टिंग में, और दूसरी बात स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा माना जाता है। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट आजकल बहुत ज़्यादा बूम पर है। देन कम्स द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग इन बाइंग एंड सेलिंग, और वो कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है, और इन्वेस्टर का फंडामेंटल क्या होता है, लॉजिक क्या होता है? टू जनरेट अ वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक एसेट क्रिएट करना है और उस एसेट से वेल्थ जनरेट करनी है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग इज मोर ऑफ अ साइड इनकम, जो आपने जल्दी से बेचा, जल्दी से खरीदा और जितना भी डिफरेंसेस है उसका प्रॉफिट आपने कर लिया। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। तो लॉन्ग टर्म वो होता है जब वहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग द एसेट कितना हो गया? 12 महीने से ज़्यादा। लेकिन ट्रेडिंग इज फर्दर बाइफर्केटेड इनटू स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे। तो स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जब होल्डिंग पीरियड एक दिन से तो ज़्यादा है लेकिन 12 महीने से कम है। और इंट्राडे कौन सा होता है? सेम डे वाला, अभी खरीदा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, मार्केट बंद होने से पहले वो बेच दिया। यहाँ पे पर्पस क्या है लॉन्ग टर्म का? जनरेटिंग वेल्थ। स्विंग ट्रेडिंग में रेगुलर इनकम और इंट्राडे के अंदर क्विक इनकम। देन अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस टू एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे फंडामेंटल अप्रोच है। स्विंग के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चलता है। मान के चलिए कि कौन सा शेयर ऐसा है या कौन सा स्टॉक ऐसा है जहाँ पे फंडामेंटल ग्रोथ अच्छी है, बट एट द सेम टाइम यू विल एनालाइज क्या वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है नहीं, मतलब चार्ट्स भी आप स्टडी करोगे। तो चार्ट्स की जब बात होती है तो वहाँ पे हम टेक्निकल की बात बोलते हैं। और इंट्राडे के अंदर फंडामेंटल नहीं होता, टेक्निकल होता है, जहाँ पे भी मोमेंटम होता है, जहाँ पे भी स्टॉक ऊपर जाता रहता है, नीचे जाता रहता है, उसके हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। एनालिसिस का अप्रोच क्या रहेगा? बैलेंस शीट करना है, फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ना है, तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? चार्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे चार्ट और न्यूज इवेंट्स सब काम आते हैं, स्विंग में सब कुछ काम आता है। इंट्राडे के अंदर ओनली चार्ट, जहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है तो वहाँ पे 2, 4, 5 रुपये जितने का भी गेम है वो गेम खेल के आपको निकलना है। देन अगर हम बात करते हैं एसेट की, तो एसेट फॉर्मेशन इज पॉसिबल। आप जब लॉन्ग टर्म करते हो तो एसेट फॉर्मेशन इज पॉसिबल, जैसे कि आपने गोल्ड होल्ड कर लिया या फिर मान के चलिए रियल एस्टेट होल्ड कर लिया, तो वहाँ पे एसेट पॉसिबल है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एसेट कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सिर्फ कैश को अपने बढ़ाना है, पैसों को बढ़ाना है, कैश कन्वर्जन करना है, दैट्स इट। द रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो मैंने बताया था फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ती है, एंड फंडामेंटल रिसर्च इन्वॉल्व साइंस एज वेल एज आर्ट। तो यू हैव टू बी मास्टर, आपको समझ आनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो IQ, वो इंसाइट डेवलप करनी आनी चाहिए आपको। सो द रोल ऑफ अ फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट कंप्राइज ऑफ रिसर्च एज वेल एज एनालिसिस। और रिसर्च क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और एनालिसिस क्या होता है?
analyzing those data points and then generating your judgment. So while analysis involves analyzing all the available information to conclude, research involves obtaining all the necessary information. For instance, a company's annual report may be a treasure trove of information about a company. तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी की, अगर कंपनी के लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा आएगा? एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट विल बी द फर्स्ट वन. और एनुअल रिपोर्ट एक इतना एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे अदर डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो, एनुअल रिपोर्ट में होगा. मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करो, एनुअल रिपोर्ट में होगा. गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करोगे, एनुअल रिपोर्ट में होगा. तो सब कुछ एनुअल रिपोर्ट में मिलता है. देन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वर्सेज मोज़ेक एनालिसिस. तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के इनसाइडर से आती है. मतलब मान के चलिए कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो कंपनी के इनसाइडर्स ने पहले ही लीक कर दी सारी बात, ताकि लोग अपना पोजीशन, कुछ लोग बेनिफिट उठा सकें. उससे होता क्या है, मान के चलिए अगर किसी कंपनी को 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलना है और किसी ने पहले ही उसके स्टॉक्स खरीद लिए, तो जैसे ये न्यूज़ आउट होती है, न्यूज़ बाहर आएगी, तो उससे क्या होगा? शेयर के प्राइस एकदम पंप हो जाएंगे. तो जिसने पहले से ही खरीद के रखा होगा उसको तो फायदा होना ही है. और मोज़ेक क्या होती है? मोज़ेक एनालिसिस होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी इंसाइडर की न्यूज़ पे रिलाय नहीं करता. Often analysts collate information from different sources which individually may not be significant, but when put together with other non-public and public information will provide critical insight to the information. These are called mosaic. तो mosaic क्या होता है? जब हम बहुत सारी पजल्स को मिला के एक बहुत बड़ा केस रिजॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं mosaic. तो mosaic के अंदर आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, यहाँ से फिर थोड़ा सा अपना आइडिया लगा, एनालिसिस करा एनवायरनमेंट का, और फिर उसके बाद आपने एक पूरी रिसर्च निकाली. देन टेक्निकल एनालिसिस. अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस बिहेवियर, हिस्टोरिकल प्राइस बिहेवियर ऑफ द स्टॉक थ्रू वर्चुअल चार्ट्स, बस. और इसके अंदर कैंडल स्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ या ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने देखा हो. सो इट इज़ फोकस ऑन फॉरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्राइस. तो हम हिस्टोरिकल चार्ट पढ़ते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि आने वाले टाइम में कितना होना है, तो फ्यूचर प्राइस किस तरफ से मूव करेगा या फ्यूचर प्राइस मूवमेंट कैसे रहने वाली है, हम हिस्टोरिकल चार्ट से पता लगाते हैं. देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग प्राइस बिहेवियर. द हिस्ट्री ऑफ द प्राइस, पास्ट प्राइसेस प्रोवाइड्स इंडिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग ट्रेंड. तो आप जब पास्ट प्राइस को, पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करते हो, तो उससे आपको ये आइडिया लगता है कि हिस्टोरिकली अगर ये स्टॉक ऊपर गया है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आने वाले टाइम में या अभी भी ये ऊपर ज़्यादा जाएगा और नीचे जाने के चांसेस कम है. क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वो अच्छा कर रही है. ठीक है. देन वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग दैट अकम्पनीज प्राइस मूवमेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑन द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना शेयर ट्रेड किया गया है, मतलब कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो मान के चलिए अगर किसी पर्टिकुलर डे में बहुत सडन वॉल्यूम आता है, बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और प्राइस एकदम से शूट अप करा है, तो उसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड बायर्स वर इन द स्ट्रेंथ, बायर वर टेकिंग द कंट्रोल. इसका मतलब ये. तो वॉल्यूम एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. उसके बाद द पीरियड ओवर विच प्राइस एंड वॉल्यूम आर ऑब्जर्व factors in the impact of long term factors that influences price over a period of time. ठीक है. Then comes the fundamental analysis. Fundamental analysis क्या होता है? देखिए एक ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल होता है. फंडामेंटल मतलब एलिमेंट्री या फिर ढांचागत या फिर बेसिक एनालिसिस क्या है? What makes the company that powerful? इसका मतलब हो गया ये. What makes the company the way it is? और इसके बेसिक फैक्टर्स क्या है, यानी डॉक्यूमेंट्स ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द पेपर ऑफ इट, वो क्या कैसी एग्जिस्ट करती है. तो फंडामेंटल एनालिसिस के हम कंपनी को पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एनालिसिस करते हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं, उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखते हैं और उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट कैसे होने वाले हैं ये देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते हैं. तो ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है, एक्सटेंसिव है. फंडामेंटल इज़ वेरी एक्सटेंसिव. तो इसके अंदर भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों होती है. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल रिसर्च. जब आप फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करते हो तो क्वांटिटेटिव हो गया. तो क्वांटिटेटिव इन्वॉल्व नंबर क्रंचिंग.
फाइनेंशियल डेटा। तो फाइनेंशियल डेटा का मतलब हो गया बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो जब आप उसमें उसको रीड आउट करते हो तो आपको पता लगता है कि कंपनी ने हिस्टोरिकली कैसे करा, किस सेगमेंट में उसे कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसके प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, रेवेन्यू मार्जिन क्या है। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है। देन कम्स द बिहेवियरल अप्रोच टू इक्विटी इन्वेस्टिंग। देखिए इसके अंदर कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में केवल टेक्निकल और फंडामेंटल्स नहीं काम आता है, बिहेवियरल अप्रोच भी आता है कि एक आपकी साइकोलॉजी कैसे प्ले कर रही है, एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी कैसे प्ले कर रही है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। सो वेरी ऑफन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिहेवियरल बायसेस ऑफ द डिसीजन मेकर। तो वो कैसा सोच पा रहा है, क्या वो डर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक पैनिक और ग्रीड दोनों होता है। तो पैनिक का मतलब क्या है कि उसको डर लग रहा है और फिर वो अपना शेयर बेच के निकलता है। ग्रीड का मतलब क्या है कि उसको लग रहा है सब कुछ होपफुलनेस है, वो ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, तब वो शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक अप्रोच है। सो विच लीड्स टू लेस देन ऑप्टिमल चॉइसेस बीइंग मेड। थिंकिंग बिहाइंड प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस फिलॉसफी इज दैट सिक्योरिटीज प्राइस गो अवे फ्रॉम देयर फेयर वैल्यूज ईदर अपसाइड और डाउनसाइड बिकॉज ऑफ द फियर एंड ग्रीड इन द मार्केट पार्टिसिपेंट। तो फियर और ग्रीड की वजह से मार्केट मूव करती है। और ये मानते हैं कि फंडामेंटल तो बैक इट इज़ बैक बाय द फंडामेंटल्स। तो टेक्निकल एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म होती है और वो सोचते हैं कि बिहेवियर ही सब कुछ है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है माइंड पे इन्वेस्टर के, वो भी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि एक पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है और वो इवेंट ये था कि इंटरेस्ट रेट्स जो है सेंट्रल बैंक बढ़ाने वाले हैं, आरबीआई का एक डिसीजन आएगा और इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ने वाले हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत आ गया। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि लोग डरेंगे कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो लोग क्या करेंगे, पहले से ही सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो इस सेल ऑफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, फियर आ जाएगा मार्केट में। एंड ऑन द सेम साइड अगर इंटरेस्ट रेट घटने वाले तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आएगा कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले तो वो क्या करेंगे, थोड़े से ग्रीडी हो जाएंगे और वो चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है ये इवेंट्स और न्यूज़ के टाइम में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, और या फिर कोई मेजर हर्डल या मेजर सपोर्ट के आसपास मार्केट हो तो भी बहुत ज़्यादा वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.